ओके। हेलो स्टूडेंट्स, सारे लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमने देखिए पिछले टर्म पे क्या किया था। पिछले टर्म पे हमने जो 12 शेड्यूल्स हैं वो प्रॉपर हमने कंप्लीट कर ली थी, और अभी की क्लास में हम लोग अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले अब ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं, मेरा नाम विकास मिश्रा है और आप RWA प्लेटफॉर्म पर हैं। ठीक। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के विभिन्न भाग तथा विषय, मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है उसमें भाग कितने हैं और किस भाग में क्या क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी आपको ये पता चल जाएगा कि जब ये आप पार्ट्स पढ़ेंगे, जब ये भाग पढ़ेंगे, तो आर्टिकल या अनुच्छेद के कम से कम 50 से 60% क्वेश्चन, कि आपने जैसे क्वेश्चन देखा होगा ना कि आर्टिकल 324 में क्या लिखा है, आर्टिकल 52 में क्या लिखा है, तो एग्जैक्ट आपको आर्टिकल या अनुच्छेद ना भी पता हो तो 50 से 60% क्वेश्चन आप गेस करके लगा दोगे, अगर जो आपको ये पार्ट पता है तो। ये बहुत ही ज़रूरी है। गुड मॉर्निंग, गुड 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 मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, चलो तो ये स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं हम लोग करने क्या वाले हैं, एक बार देख लो ज़रा। तो हम लोग करने ये वाले हैं, देखो, मैं अपनी क्लासेस के बारे में मैं हमेशा आपसे ये कहता हूँ, एक बार पढ़ते चलो और ध्यान से मेरी बातें सुनते चलो। मैं आपको यहाँ तक कहता हूँ कि एक बार अच्छे से नोट्स अगर जो आपने ये बना लिया, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट होके आपसे कह रहा हूँ, तो शायद जो है जीवन में आपके पॉलिटिम दिक्कत नहीं आएगी। समझ गए? अब ये आप पर है कि आप कैसे करते हैं, कैसे चीज़ों को मैनेज करते हैं। जितना मैं बता रहा हूँ, जितना मैं लिख रहा हूँ, वो सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। आपकी इस जो अभी एग्ज़ाम देंगे या RO वाला, उसके लिए तो है ही, और फ्यूचर में बाई चांस किसी दूसरे एग्ज़ाम में बैठेंगे तो ये क्लास आपको याद आएगी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक? ये मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने सालों से अगर जो पढ़ाया है ऑफलाइन और बहुत सारे स्टूडेंट को, तो मैंने देखा है कि हाँ, जो नोट्स प्रिपेयर करके जो अभी तक प्रिपेयर हुए हैं, हूबहू आपसे सीधे सीधे क्वेश्चंस वहाँ पर फंसेंगे। तो माइंड से दूसरी चीज़ों को निकाल के आराम से ध्यान से बैठ जाइए और सारी चीज़ें सुनते जाइए। ठीक है, चलो। अब देखो, तो अपना अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना जो संविधान है, अब अपना जो ये संविधान है, संविधान की किताब जब आप खोलोगे, मैंने आपको पहले ही क्लास में कहा था कि उसका जो पहला पन्ना है संविधान की किताब वाला, तो पहला वाला जो पन्ना है उसको आप क्या बोलते हो? उसको बोलते हो प्रस्तावना या प्रियम्बल बोलते हो, यही तो बोलते हो। ठीक। और प्रियम्बल वाला जो पेज है, प्रस्तावना वाला जो पन्ना है, ये जब आप पलट दोगे तो ऊपर फिर हेडिंग मिलेगी पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, है ना, भाग मिलेंगे आपको। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि भारत का जब आप संविधान पढ़ोगे तो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 ऐसे पार्ट्स मिलेंगे, ऐसे भाग मिलेंगे। और मैंने कहा था कि ओरिजिनल वाला जो संविधान था, तब उस टाइम पर जो भाग कितने थे, ये 22 थे, लेकिन अभी ये भाग बढ़ के कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। तो ये जो 25 भाग हैं ये अभी हैं। ठीक है। उसके बाद जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इतना तो आपको क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई थी कि संविधान में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो पॉइंट फॉर्म में लिखी गई हैं, और संविधान के पॉइंट्स को हम बोलते हैं आर्टिकल या अनुच्छेद। तो जैसे कि एक बार देखो, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे बाई चांस संविधान का जो पार्ट नंबर 1 लिखा गया, भाग नंबर 1 लिखा गया, तो भाग नंबर 1 में जो भी कुछ लिखा गया उसमें सिर्फ 4 पॉइंट लिखे गए। 4 पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, मतलब ये 4 पॉइंट का भाग नंबर 1 है। हमको पता है इनको आर्टिकल बोलते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? आर्टिकल बोलते हैं या अनुच्छेद बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 से लेकर आर्टिकल नंबर 4 तक है। क्लियर है? तो ऐसे ही सारे पार्ट्स हमको पढ़ने हैं, और कौन सा पार्ट कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है और उसमें क्या है, ये हमको पढ़ना है। ठीक। दूसरी बात एक ये है कि हो सकता है कि जैसे कुछ लोगों ने पहले पढ़ के रखा हो तो क्लास उनको ज़्यादा थोड़ी बहुत स्लो भी लगने लगे, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर जो क्लास स्लो लगती है तो आप जो है अपना उसमें फास्ट मोड आता है, वो फास्ट मोड पर क्लास देख लो। ठीक है। तो और जिनको जो है ऐसे ही आराम है वो ऐसे कर लो, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे
तो आपके चेहरे पर स्माइल आएगी। ठीक है, पॉलिटी एक बार ध्यान से पढ़ लो, चाहे आपको जीरो पॉलिटी आती हो और चाहे पॉलिटी बहुत आती हो। बहुत आती है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल आपकी ये क्लासेस होने वाली हैं, थोड़े दिन में आपको बिलीव हो ही जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखो ज़रा, अब देखो ये पार्ट्स पढ़ने हैं तो एक बार देखो ज़रा, ये मैंने आपके लिए पार्ट पहले ही लिख दिए हैं, पेन मोटा कर लीजिए। ठीक है, पेन मोटा कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब देखो पार्ट नंबर जो 1 है, पहले देखो पार्ट नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है, मतलब ये भाग नंबर 1 में कितने पॉइंट हैं, 4 पॉइंट हैं, तो आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक है। और इस भाग नंबर 1 का नाम क्या है वो ये लिखा है, ऐसे ही भाग नंबर 2 का नाम क्या है वो लिखा है, और उधर आर्टिकल लिखे हैं। तो आराम से ये समझते हुए चलेंगे इसमें क्या है। देखो रटाने को हो मैं रटा सकता हूँ, ठीक, आराम से अभी, मतलब ये रटाने को है तो 10 मिनट का टॉपिक है, हो जाएगा, लेकिन उससे कल्याण नहीं होगा। ठीक, कल्याण का होगा जब, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये पार्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि 50 से 60% आर्टिकल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, अगर जो आपको डायरेक्ट नहीं भी याद है तो गेस हो जाता है यहीं से। तो इत्मीनान से ध्यान से पढ़ते चलिए, सिलेबस कंप्लीट करवाने की एग्जाम तक हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, अब देखो जरा, पार्ट नंबर 1 जो है उसमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, आर्टिकल नंबर 1 to 4। तो पहले आप ये बताओ कि शेड्यूल नंबर 1 में क्या है। शेड्यूल नंबर 1 में क्या है, तो शेड्यूल नंबर 1 जब आपने पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा कि जितने राज्य हैं और जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर जो उनको उनका नाम जानना है तो आप शेड्यूल 1 पढ़ो, उनकी बाउंड्री जाननी है तो शेड्यूल 1 पढ़ो, अनुसूची 1 पढ़ो। तो फिर इसमें भी तो वही बात है कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र का मतलब या तो हमारे यहाँ पर, मतलब संघ का मतलब केंद्र, यही तो बात है भाई। अपने यहाँ पर ये जो संघ और उसका राज्य क्षेत्र का मतलब पूरे देश की बात कर रहा है, और देश में 2 ही टाइप की चीजें हैं, या तो स्टेट हैं और या तो क्या है, या तो यूटी हैं। ठीक, तो स्टेट और यूटी के नाम और बाउंड्री तो शेड्यूल 1 में। फिर यहाँ पर क्या है, अगर जो कोई राज्य है तो यूटी कैसे बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर राज्य था, यूटी बन गया, तो बनाने की प्रोसेस, कोई यूटी है तो उसको स्टेट कैसे बनाएंगे, स्टेट और यूटी के नाम कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो ये सारी जो प्रोसेस हैं, प्रक्रियाएं हैं, ये आपको कहां मिलेंगी, आर्टिकल नंबर भाग नंबर 1 में, आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक। समझ आया। ठीक, अब देखो ये जो भाग नंबर 2 है इसका टाइटल है नागरिकता। क्या है, नागरिकता या सिटीजनशिप, आर्टिकल नंबर 5 to 11, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक है। तो संविधान देखिए जब लागू हुआ अपना 26 जनवरी 1950 को, तो यहाँ पर ये लिख दिया गया कि भाई संविधान लागू होने के साथ ही भारत का नागरिक कौन है, ये बात कहाँ पर लिखी है, पार्ट नंबर 2 में, कि भारत का नागरिक किसको किसको मान लिया जाएगा जब भारत आज़ाद हुआ था, ये बात यहाँ पर लिखी है। फिर जैसे ये भी यहाँ पर लिखा है कि अगर जो नागरिकता से संबंधित तो कोई कानून बनाना होगा तो नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी, ये यहीं पर लिखा है, पार्ट नंबर 2 में लिखा है। और देखो पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा है, और पार्ट नंबर 2 में ये लिखा है, देखो जरा, जो भाग नंबर 2 है सिटीजनशिप वाला, यहाँ पर मैं करता हूँ पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर जो 2 है आपका, उसमें यह भी लिखा है कि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किया जाएगा। इंडिया में किसको फॉलो किया जाएगा, सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो किया जाएगा, एकल नागरिकता को फॉलो किया जाएगा। ये भी भाग नंबर 2 में लिखा है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है, एकल नागरिकता का मतलब देखो यहाँ पर ये होता है कि अगर जो आप अमेरिका जाओ, यूएसए चले जाओ, तो ये यूएसए है, ये अमेरिका है, ठीक है। और अमेरिका में अगर जो बाई चांस एक ये राज्य है, हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो राज्य है, कोई भी राज्य है, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये राज्य जो है ये कैलिफोर्निया है, ठीक है, मैं लिख दूं कैलिफोर्निया। तो अगर जो कैलिफोर्निया ये राज्य है, ठीक, तो अमेरिका में अगर जो कोई कैलिफोर्निया का रहने वाला है तो उसको देखो क्या होगा, कैलिफोर्निया राज्य की भी नागरिकता मिलेगी और यूएसए देश की भी नागरिकता मिलेगी, मतलब कंट्री की भी यहाँ पर नागरिकता मिलेगी उसको, और साथ साथ में उसको कैलिफोर्निया स्टेट की भी नागरिकता मिलेगी। तो अगर जो दो दो टाइप की नागरिकताएं अमेरिका में मिल रही हैं एक इंसान को,
तो ऐसी नागरिकता को हम बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप, या इसको बोलते हैं दोहरी नागरिकता। क्या बोलते हैं? दोहरी नागरिकता। दो दो टाइप की नागरिकताएं हो गई ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको दोहरी नागरिकता बोलते हैं। लेकिन इंडिया में आप कहीं के भी रहने वाले हो, किसी राज्य के रहने वाले हो, मतलब नहीं है। इंडिया में सिर्फ क्या होगा? देश की नागरिकता मिलती है। तो इसका मतलब इंडिया में क्या फॉलो किया जाता है? सिंगल सिटीजनशिप। तो नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं, प्रोविजंस हैं, वो कहाँ पर लिखे हैं? पार्ट नंबर 2 में लिखे हैं, आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक। और साथ साथ में ये भी लिखा है कि अगर जो नागरिकता से संबंधित अगर जो कोई कानून बनाएगा, तो कानून कौन बनाएगा? संसद। ये भी पार्ट नंबर 2 में लिखा है। ठीक है, चलो, तो पार्ट नंबर 2 हो गया 5 से 11। उसके बाद देखो पार्ट नंबर जो 3 है, उसमें क्या है? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हैं। ये आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक हैं फंडामेंटल राइट्स। अब इनका मतलब ये तो देखो आपको पता ही है कि मौलिक अधिकार शुरू शुरू में जो थे वो 7 थे, लेकिन एक क्या हो गया है? हट गया है। कौन सा हट गया है? राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। तो जरा एक बार देखो यहीं पर नेक्स्ट पेज चेंज कर लेते हैं। जैसे कि ये जो भाग नंबर 3 है अपना, फंडामेंटल राइट्स वाला और मौलिक अधिकारों वाला ये जो भाग है, हमको पता है कि ओरिजिनल वाले संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे। लेकिन अभी कितने हो गए हैं? 6 हो गए हैं। ठीक है, तो ये अभी वाले हैं। तो अभी वाले जो फंडामेंटल राइट हैं वो 6 हैं। और ये जरूर ध्यान रखना है, ये बार बार आएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। एक जो फंडामेंटल राइट है वो हटा दिया गया है। कौन सा एक फंडामेंटल राइट हटा दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी या संपत्ति का अधिकार अभी हटा दिया गया है। आपसे ये तो बाद में भी आएगा, लेकिन ये इतनी बार मैं करा दूंगा आपको क्लास में कि क्लास में ही याद हो जाए। अगर जो आपसे कोई पूछे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये किस एक आर्टिकल में था, किस एक आर्टिकल में था, तो आप बताएंगे ये राइट टू प्रॉपर्टी 2 आर्टिकल में मौलिक अधिकारों में दिया था। एक तो आर्टिकल 19(1)(f), एक इसमें था 19(1)(f) में था। और दूसरा राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकारों में जो था वो कहाँ पर था? आर्टिकल 31 में था। क्योंकि आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक जितने भी पॉइंट हैं ये फंडामेंटल राइट्स के हैं। तो आर्टिकल नंबर 19(1)(f) में भी राइट टू प्रॉपर्टी था, और आर्टिकल नंबर 31 या अनुच्छेद नंबर 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी था। ठीक, प्लीज़ सर सभी करवाएं, सुबह से ही ये प्रॉब्लम है। सर जी क्लास रुक रुक के चल रही है। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये जरूर ध्यान रखना, बार बार ये क्वेश्चन आता है। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि राइट टू प्रॉपर्टी किस एक आर्टिकल में था, तो आर्टिकल 31 में था और 19(1)(f) में था। लेकिन ये राइट टू प्रॉपर्टी अभी आर्टिकल 31 से और 19(1)(f) से क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। अब यहाँ नहीं है, अब ये दूसरी जगह संविधान में लिख दिया गया है। यहीं पर ध्यान कर लो, यहीं पर ध्यान कर लो कि दूसरी जगह इसको ले जाकर रखा कहाँ गया है? तो दूसरी जगह संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। कौन सा? आर्टिकल नंबर 300A। अभी राइट टू प्रॉपर्टी किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 300A में है। ठीक है, लेकिन अभी इसमें नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, बाद की बात है। सर जी क्लास रुक रही है, एकदम सही चल रही है सर जी, कुछ भी मत करिए, नहीं बिगड़ ना जाए। कोई बात नहीं है, ठीक है, चेक करवा लूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स, ये बस यहाँ से देखो क्या याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स किस भाग में है? भाग नंबर 3 में है। और फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक इसके आर्टिकल हैं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताई वो बहुत जरूरी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या बताई? शुरू शुरू में ओरिजिनल संविधान में भाई 7 मौलिक अधिकार थे, अभी 6 हैं, एक हट गया। कौन सा? राइट टू प्रॉपर्टी। पूछ ही ले कोई कि राइट टू प्रॉपर्टी बताओ कौन कौन से आर्टिकल में था? पहले 19(1)(f) में था और आर्टिकल 31 में था। चलो भाई इसे हट गया, तो अब कहां है? आर्टिकल 300A में है। बस इतनी बात। ठीक है, उसके बाद देखो पार्ट नंबर 4, भाग नंबर जो 4 है, यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोलते हैं। मतलब अपने संविधान में बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं इस भाग में, और उन्हीं सिद्धांतों को देखकर
भारत की सरकार को अपनी नीतियां बनानी है, अपनी पॉलिसीज बनानी है। मतलब एक हिसाब से ये गाइडलाइंस हैं, फ्यूचर का रोड मैप दे दिया गया है कि भाई ये सिद्धांत लिखे हैं और इन्हीं सिद्धांतों को देखकर अगर जो देश कोई कानून या नीति बनाए तो वो भी इन्हीं सिद्धांतों को देखकर बनाएगा, और अगर जो राज्य कोई अपना कोई कानून या नीति बनाते हैं तो वो भी इन्हीं सिद्धांतों को देख के बनाएंगे। तो बहुत सारे सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों के ग्रुप को क्या बोला जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट नंबर 4 में है, और पार्ट नंबर 4 में कितने पॉइंट हैं? आर्टिकल नंबर 36 से 51, अनुच्छेद नंबर 36 से 51 तक है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद देखो, अब ये जो पार्ट नंबर 4A है, तो ये हमेशा से देखो ये पार्ट नंबर 4A नहीं था। क्यों नहीं था? तो देखो पार्ट नंबर जो 4A है, मैं इस साइड लिख देता हूं आपको, जो भाग नंबर 4A है, पार्ट नंबर 4A। तो पार्ट नंबर जो 4A है ये ऐड किया गया यार, बाद में जोड़ा गया। जो पार्ट नंबर 4A है ना, ये बाद में ऐड किया गया है, और ऐड किया गया तो कोई ना कोई क्या होगा? अमेंडमेंट होगा, कोई ना कोई संशोधन किया गया होगा। टोटल अभी तक 106 बार संविधान को चेंज किया गया है। मतलब संसद ने 106 बार संविधान में कुछ जोड़ा है या कुछ घटाया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको संविधान संशोधन बोलते हैं। तो जब भी कोई चीज़ संविधान में, अगर जो मैं ये कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ जुड़ी, ये चीज़ घटी, तो तुरंत लिखना पड़ेगा कि कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज़ जुड़ी, कौन से नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा ये चीज़ घटी, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, तो पार्ट नंबर 4A जो है, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये ऐड किया गया, तो जरा बता दीजिए कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? तो 42वें नंबर का संविधान में संशोधन हुआ था। 42nd नंबर का क्या हुआ था? अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब किया गया था? 1976 में किया गया था, और इसके द्वारा ये संविधान में जोड़ा गया। और हमको पता है कि पार्ट नंबर 4A का टाइटल है क्या? तो पार्ट नंबर 4A का टाइटल है फंडामेंटल ड्यूटी। पार्ट नंबर 4A में क्या जोड़ी गई? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, और मौलिक कर्तव्यों में सिर्फ एक आर्टिकल जोड़ा गया। कौन सा? आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया। आर्टिकल नंबर 51A जोड़ दिया गया। देखो यही तो लिखा है, पार्ट नंबर 4A मूल कर्तव्य और आर्टिकल नंबर 51A ये जोड़ दिया गया। ठीक, अब ये जो जोड़ दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है कि जब जोड़ा, देखो जब ये जोड़ा गया था ना, जब ये आर्टिकल 51A जोड़ा गया था, तब सिर्फ इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का मतलब ऐसे कर्तव्य जो आपको अपने देश के प्रति निभाने हैं। देश आपसे ये कह रहा है कि भाई कम से कम मैंने आपको राइट्स दिए हैं, अच्छे अच्छे पॉलिसीज सरकार आपके लिए बनाती है, तो आपका भी तो कुछ कर्तव्य बनता है। तो आपका जो कर्तव्य बनता है, आप देश के प्रति कुछ कर्तव्यों को निभाएंगे। अभी 11 हैं। अभी कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। लेकिन ये जो पार्ट नंबर 4A जब 1976 में जोड़ा गया था, तब इसमें जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखी थी इस आर्टिकल नंबर 51A में, तो तब जो फंडामेंटल ड्यूटी इसमें लिखी थी, ये सिर्फ क्या लिखी थी? 10 ही फंडामेंटल ड्यूटी या मौलिक कर्तव्य यहाँ पर लिखे हुए थे। लेकिन बाद में फिर से 2002 में एक और ड्यूटी जोड़ दी गई। ये 1976 में 10 ड्यूटी जोड़ी गई, लेकिन 2002 में फिर से संविधान में क्या किया गया? संशोधन किया गया, और एक ड्यूटी और जोड़ी गई। तो एक ड्यूटी फिर बाद में बढ़ गई, और एक ड्यूटी जब फिर बाद में बढ़ गई, इस वजह से अभी अगर जो कोई पूछे कि टोटल जो आपके पास फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कितनी है, तो टोटल हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं, तो प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। ये ड्यूटी है क्या, ये अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया निखिल कुमार जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ, लेकिन आपने थोड़ा सा गलत लिख दिया है। वो जो ड्यूटी लास्ट वाली जोड़ी गई थी वो 82nd वाला अमेंडमेंट नहीं था। यस, अब सही लिखा आपने। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। पहली बात, ये सारे लोगों को ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, हाँ सही बात। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी 11 ड्यूटी हैं, लेकिन अगर जो ये देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ ले कि ड्यूटी जोड़ी कितनी गई थी 1976 में,
तब आप बोलोगे कितनी जुड़ी गई थी, तब सिर्फ 10 फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी। एक जो है फिर से ये बढ़ा दी गई 2002 में, तो अभी कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी है, मौलिक कर्तव्य, और इन 11 को कहां पर दिया गया है, आर्टिकल नंबर 51A में दिया गया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका मौलिक कर्तव्य। उसके बाद देखो, उसके बाद ये जो पार्ट नंबर 5 है, तो पार्ट नंबर जो 5 है, तो उसमें देखो क्या है, संघ। अब यहां से देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। जैसे कि पार्ट नंबर 5 का टाइटल है संघ, द यूनियन, और द यूनियन में क्या है कि आर्टिकल नंबर 52 से कितने आर्टिकल तक हैं, आर्टिकल 151 151 तक हैं। अब यहां पर एक चीज आप मेरे साथ समझिए, देखो चलो अभी बाद में बोलूंगा आपसे बात, पहले देखो जरा। तो इसका मतलब जो भाग नंबर 5 है, ठीक, तो भाग नंबर जो 5 है, पार्ट नंबर 5, उसका टाइटल भाई क्या है बताना जरा। उसका टाइटल है यूनियन, और यूनियन का मतलब हो गया संघ या केंद्र, भाई यही तो बात हो गई, संघ हो गया, या इसका संघ को ही हम क्या बोल देते हैं, संघ को ही हम केंद्र बोल देते हैं, ठीक है। तो केंद्र के बारे में है, और इसमें आर्टिकल मेरे को बता दो जरा, कितने से कितने तक आर्टिकल लिखे गए हैं, तो आर्टिकल 52 से 151 तक इसमें आर्टिकल हैं। इतनी बात में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहां से तुमको समझना क्या है, अब ये गेस लगाना है कि अगर जो देश वाली सारी चीजें, मतलब संघ का मतलब देश, केंद्र, तो पार्ट नंबर 5 में केंद्र के बारे में सब कुछ लिखा है, देश के बारे में सब कुछ लिखा है, यही तो बात है। तो देश और केंद्र वाली सारी चीजें पार्ट नंबर 5 में है। अब आप अपना दिमाग दौड़ाओ कि देश के लेवल पर कौन कौन चीज है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी होंगी। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि देश का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हो आप, उसको बोलते हो प्रेसिडेंट, यही तो बोलते हो, राष्ट्रपति बोलते हो। तो देश में एक राष्ट्रपति होता है, उसके बारे में भी आपको पार्ट नंबर 5 में मिलेगा, ठीक है। देश में एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति होता है, तो इसके बारे में भी आपको कहाँ मिलेगा, इसी पार्ट नंबर 5 में मिलेगा, मतलब देश देश वाली जितनी भी चीज़ें हैं। फिर देखो क्या है, ये हो गए। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद हमारे देश का जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसको क्या बोलते हो भाई, तो कानून बनाने वाली जो बॉडी है उसको आप क्या बोलते हो, कानून बनाने वाली बॉडी को आप बोलते हो संसद, ठीक है, संसद ही तो बोलते हो, है ना। तो कानून बनाने वाली जो बॉडी है संसद, या तो पहले हम लोग कह देते हैं कि देश के लेवल, संसद बाद में लिखते हैं, पहले देखो देश के लेवल पर ही एक पीएम होता है, और बाकी के बहुत सारे मंत्री भी होते हैं, राजनाथ सिंह जैसे हैं, निर्मला सीतारमन है। तो ये जो पीएम है और मिनिस्टर्स है, इनके बारे में भी कहाँ पर है, पार्ट नंबर 5 में ही है, ठीक है। देश का जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसको संसद बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूँ, ये रही संसद, ठीक है। पार्लियामेंट जिसको बोलते हो, तो संसद या पार्लियामेंट के बारे में भी कहाँ पर है, पार्ट नंबर 5 में है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो देश का देश का देखिए क्या होता है कि एक, जैसे कि आप अगर जो मोदी जी पर अभी केस कर दो जाके, ठीक है, तो अगर जो आप मोदी जी पर केस कर दें जाके, तो मोदी जी सिंपल सी बात अपने आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे नहीं, हाई कोर्ट जाएंगे नहीं, अपना एक वकील भेजेंगे। तो केंद्र सरकार का जो ऑफिशियल वकील होता है, केंद्र सरकार का जो ऑफिशियल वकील होता है उसको क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। तो केंद्र सरकार का जो ऑफिशियल वकील होता है उसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का, सॉरी, तो इसको देखो हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत का महान्यायवादी, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। क्लियर है। तो भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी का मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल वकील है, ये मोदी जी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से केस लड़ने के लिए जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमको पता है कि देश के लेवल पर एक कोर्ट भी होता है जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो इसका मतलब देश के लेवल वाली जितनी चीज़ें होंगी वो सारी यहीं पर होंगी। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी यहीं पर होगा, ठीक है। उसके बाद देखो देश का, जैसे कि उसके बाद क्या होता है कि देश के लेवल पर एक पोस्ट होती है जिसको आप बोलते हो कैग, इसको क्या बोलते हो, इसको कैग बोलते हो। और कैग का जरा भाई फुल फॉर्म बता दो मेरे को, अगर जो आपको पता हो। तो कैग का फुल फॉर्म क्या है, कंपट्रोलर, ठीक है, कंपट्रोलर
एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है कैग की। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको ये बोलते हैं। ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है, ये क्या होता है? तो भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का मतलब होता है कि अगर जो बाई चांस बजट पास हुआ और बजट में रेलवे मंत्री को कहा गया कि भाई 40 करोड़ रुपए आपके लिए, ठीक है, तो ये चेक करता है कि मंत्री साहब को जो 40 करोड़ रुपए मिले थे वो वास्तव में उन्होंने जिसके लिए मिले थे उसी पर खर्च किए हैं या अपना घर बनवाया है या अपनी जेबें भर ली हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट का जो अकाउंटेंट है, भारत सरकार के जो खातों को चेक करता है, खातों को ऑडिट करता है, उस अधिकारी का नाम होता है कैग। तो कैग के बारे में भी यहीं पर है, इन सब के बारे में भी कहाँ पर है, देश वाली चीज़ें हैं, तो पार्ट नंबर 5 में है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों, जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि अरे 22 भाग हैं, जल्दी से पढ़ा दो। लेकिन देखो भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका वैसा नहीं है, रटाने वाला नहीं है। अगर जो रटना है तो किताबें पढ़ लो, ठीक, या आपको क्लास स्लो लगती है तो आप फास्ट मोड में देख लो, ठीक। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे कभी फ्यूचर में अपने आप भी पढ़ना, तो इसी तरीके से पढ़ना, चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, एकदम याद हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। तो अब देखो ज़रा एक चीज़, तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्ट नंबर 5 में राष्ट्रपति है, बढ़िया, वाइस प्रेसिडेंट है, पीएम और मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, संसद है, ठीक है, अटॉर्नी जनरल है, ठीक है, और दूसरा देखो क्या है, यहीं से मैं कर देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, और कैग है, ठीक। तो अब देखो क्या है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पर, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, चलो यहाँ पर बताओ। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन चलो आपसे मैं क्वेश्चन पूछ ही लेता हूँ कि जो राष्ट्रपति का पद है वह किस, ये चमक नहीं रहा होगा, है ना, दिख नहीं रहा होगा, किस अनुच्छेद में है, ठीक है, पेन चेंज कर दूंगा अभी, टेंशन ना लो, ठीक। ये लो, और मैंने ऑप्शन, इसका आंसर सारे लोग करेंगे, सारे लोग इसका आंसर लगाएंगे, ठीक है। नंबर बी, आर्टिकल नंबर 34, नंबर सी, आर्टिकल नंबर 52, या फिर नंबर डी, आर्टिकल नंबर 11। इसका सारे लोग आंसर करेंगे, सारे लोग, ठीक है। निखिल कुमार, इसका आंसर क्या होगा भाई? विनायक, बहुत बढ़िया। आदित्य कुमार पांडे 52, बढ़िया बढ़िया, सारे लोग आंसर करो पहले, इसका आंसर क्या आएगा, या समझ में किसको नहीं आया, मतलब कितने लोग अपने आप जान गए और कितने लोगों को ये नहीं समझ आया, उनको लग रहा है कि यार ये तो नया क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करूं। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने अच्छा आंसर दिया है, राइट आंसर दिया है। अब मेरे को ये बता दो कि कितने लोगों को समझ नहीं आया, मतलब ये, मतलब उनसे नहीं हो पा रहा है। एक बार ये बताओ कि कितने लोगों से नहीं हो पा रहा है। ठीक ठीक है, अरे देखो, किसी ने लिखा क्या है, किसी ने लिखा है कि सर अब ये तरीका नहीं चलेगा क्योंकि 52, 53, 54 दे देता है। भाई वो तो मैं जब आपको प्रेसिडेंट कराऊंगा ना, तो वो सारा का सारा कराऊंगा ही, उसमें क्यों दिक्कत ले रहे हो भाई? आपको राष्ट्रपति भी तो अलग से पढ़ाऊंगा, संसद भी तो अलग से पढ़ाऊंगा, तो वहां पर एग्जैक्ट आर्टिकल आपको कराऊंगा ही कि 52, 53, 54, 55। ठीक है, तो टेंशन मत लो। देखो मैं यहां पर बार बार आपसे कह रहा हूं, मैं यहां खड़ा हूं, भरोसा रखो, एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, भरोसा थोड़ा सा बनाए रखो, ठीक है। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का देखो जो अंदाज है वो शायद आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगे, लोगों की, दूसरे लोगों की तरह नहीं लगे, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में हो सकता है कि पहले पहले कुछ आए, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी, और मैं ये कहता हूं कि आपके बहुत बेनिफिशियल होगा ये।
ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, तो फिर यहाँ पर आपको बस ये पता है कि राष्ट्रपति के बारे में कुछ है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ है, पीएम के बारे में कुछ है, बस उसके आर्टिकल 52 से 151 के बीच में होंगे। इससे रिलेटेड कोई चीज आ जाए, जितनी चीजें मैंने लिखी हैं, क्योंकि ये सारी चीजें पार्ट 5 में है, तो आर्टिकल नंबर 52 से 151 के बीच में ही आर्टिकल होंगे। इतना बस आपको अगर जो पता है तो देखो जरा, ये भी बाहर गया, ठीक है, ये बाहर, ये बाहर, ये बाहर, अपने आप क्या हो गया, आर्टिकल नंबर 52 इज अ राइट वन। ठीक है, अब देखो जरा, तो ये तो पार्ट नंबर 5 पढ़ लिया, इसका मतलब पार्ट नंबर 5 में इतनी सारी चीजें हैं। क्लियर। अब देखो वो मतलब थोड़ी देर, जैसे कि सारे लोग जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि स्टेट लेवल पर, बस धीरज बनाए रखो मेरी क्लास में, मतलब हो सकता है कि आपका मतलब क्वेश्चन पूछने से पहले ही बस क्लास रन होने दो, आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अब देखो, तो पार्ट नंबर 5 पढ़ लिया, संघ और संघ के आर्टिकल है 52 151, जहां भी नोट्स बनाना वहां पर ये जो भाग नंबर 5 है, उसके बाद में जो मैंने लिखा है ये साइड में लिख जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखो पार्ट नंबर जो 6 है, अब पार्ट नंबर 6 में क्या है, देखो राज्य, भाई भाग नंबर 5 में जो है संघ है, केंद्र है, और भाग नंबर 6 में राज्य है, और राज्यों के आर्टिकल 152 से 237, मतलब राज्यों के बारे में पार्ट नंबर 6 में है। अब जरा यहां पर आओ, इसका मतलब राज्यों के बारे में कहां पर है, पार्ट नंबर 6 में है, तो यहां पर मैं लिखता हूं कि भाग नंबर 6। ठीक, तो भाग नंबर 6। ठीक है, तो भाग नंबर 6 का जो टाइटल है वो क्या है, स्टेट है, राज्य है। और मेरे को जरा आर्टिकल बता दो कितने से कितने तक हैं भाई, तो इसमें जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 152 से कितने तक है, 237, 237 तक आर्टिकल इसमें है। ठीक, तो राज्यों के बारे में सब कुछ यहां होगा। अब जरा देखो, अब यहां पर देखो क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे केंद्र के लेवल पर होता है वैसे ही एकदम राज्यों के लेवल पर होता है। ठीक है, अब केंद्र के लेवल पर होता है वैसे ही राज्यों के लेवल पर होता है। तो जैसे देश का हेड राष्ट्रपति है, तो ऐसे ही बिल्कुल जो राज्यों का हेड होता है वो कौन होता है, गवर्नर, राज्यपाल। ठीक, तो राज्यपाल के बारे में कहाँ है, पार्ट नंबर 6 में है। मतलब, और ये भी ध्यान रखना है, अगर जो आप राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं तो 90% चीजें राज्यपाल के बारे में अपने आप आपको पता चल जाएंगी। समझे, मतलब ये टॉपिक दोनों साथ साथ पढ़े जाते हैं, राष्ट्रपति और गवर्नर, क्योंकि जो जो देश के लिए राष्ट्रपति करता है वही वही लगभग काम राज्यों के लेवल पर राज्यपाल करता है। ठीक है, अब देखो वाइस प्रेसिडेंट है, भाई देश के लेवल पर तो वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन राज्यों के लेवल पर वाइस गवर्नर नाम का पद नहीं होता है, वाइस गवर्नर नाम का पद नहीं होता है। ठीक है, देश के लेवल पर प्रधानमंत्री होता है और अन्य मंत्री होते हैं, लेकिन हमको पता है कि राज्यों के लेवल पर क्या होता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर होता है, और बाकी के मंत्री होते हैं, सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो राज्य में हो जाएगा। देश का कानून संसद बनाती है। आप ये बताओ कि राज्यों का जो कानून बनाने वाली बॉडी है उसको क्या बोलते हैं, राज्यों का कानून बनाने वाली बॉडी को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, या इसको हिंदी में हम बोलते हैं राज्य विधायिका। ठीक है, जैसे देश का कानून बनाने वाली बॉडी संसद है, ऐसे ही राज्यों का कानून बनाने वाली बॉडी स्टेट लेजिस्लेचर है। तो बिल्कुल जब संसद पढ़ो तभी स्टेट लेजिस्लेचर भी साथ साथ में पढ़ो, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि जो जो संसद के बारे में सही होगा लगभग 60-70% चीजें यहां पर भी वही से वही सही हो जाएंगी। क्लियर है। अब देखो, जो जो केंद्र सरकार का ऑफिशियल वकील है उसको तो अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो ऐसे राज्य सरकारों का भी तो कोई ऑफिशियल वकील होता होगा। तो राज्य सरकार का जो ऑफिशियल वकील होता है, देखो जो राज्य सरकार का ऑफिशियल वकील होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं, एडवोकेट जनरल। ठीक है, और इसको हिंदी में हम बोलते हैं राज्य का महाधिवक्ता है ये। तो राज्य का महाधिवक्ता ये स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल वकील होता है। क्लियर है। ऐसे ही देखो पार्ट नंबर 5 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट है ना। पार्ट नंबर 5 में अगर जो सुप्रीम कोर्ट है तो इसके जो इक्वल है, इसके जो इक्वल, आपको ये पता ही है कि राज्यों में जो सुप्रीम कोर्ट के जो इक्वल है वो कौन होता है,
राज्यों में हमको पता है हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालय होते हैं। तो उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में हमको पढ़ना नहीं है, तो वो मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा हूँ। क्लियर है? तो हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, तो इनके बारे में पढ़ना है। क्लियर? और देखो जरा, अब इंपॉर्टेंट बात, जैसे केंद्र सरकार का खाता चेक करने के लिए तो कैग होता है, ये अधिकारी होता है, लेकिन राज्य सरकार का खाता चेक करने के लिए राज्यों का अपना कैग नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट्स को भी कौन चेक करता है? यही कैग चेक करता है। यही एक अधिकारी है, ये 3 काम करता है। ये जो केंद्र वाला कैग है, केंद्र सरकार के भी खाते चेक करता है, राज्य सरकार के भी खाते चेक करता है, और यूटी जो होते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश, उनके भी अकाउंट्स को यही कैग चेक करता है। जब यही कैग चेक करता है, इसका मतलब राज्यों में इसके लेवल पर पोस्ट नहीं होती है। क्लियर है? तो ये सब गवर्नर, सीएम एंड मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट, ये सब कितने से कितने आर्टिकल के बीच में मिलेंगे? 152 से 237। बहुत इंपॉर्टेंट ये फिगर है। अपना फोटो क्लिक करो, जो भी करना है कर लो, लेकिन ये याद रखना है आपको। ठीक है? और सब चीज़ देखो, कभी भी अगर जो अपने आप भी आपको पढ़ने की नौबत आ जाए, अपने आप बाई चांस पॉलिटी पढ़ने की नौबत आ जाए, तो हमेशा ऐसे पढ़ना कि राष्ट्रपति और गवर्नर साथ साथ पढ़ना, उसके बाद पीएम और सीएम साथ साथ पढ़ना, संसद और राज्य विधायिका साथ साथ पढ़ना, तब समझ में आएगा तुमको चीज़ें। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल साथ साथ पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट साथ साथ पढ़ना। क्लियर है? क्लियर? अब देखो, मैं चाहता तो ये ना बताता, मैं आपको पार्ट रटा के, मतलब पार्ट नंबर 1 में ये है, 2 में ये है, 3 में ये है, बात खत्म है, बस आप भी खुश हम भी खुश। मेरे को क्या जरूरत थी ये सब बताने की? ये सब तो आप समझ रहे हो ना। तो ये क्लासेस मतलब उस टाइप की रटने वाली नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके क्वेश्चन ना गलत हों। ठीक, तो आगे बढ़े। अब तो दिक्कत नहीं है। चलो, तो इसका मतलब पार्ट नंबर जो ये हो गया 6 हो गया। अब देखो पार्ट नंबर जो 7 है, पार्ट नंबर 7 तो गायब है भाई, क्योंकि पार्ट नंबर यहाँ पर 8 लिखा है। ये वाली गिनती समझते तो हो गया आप, ये 8 लिखा है। अब देखो एक बात और मैं बताता हूँ, एक बात, वो बात ये है कि जो पार्ट नंबर 7 है, भाग नंबर जो 7 है, ठीक है, और पार्ट नंबर जो 9 है, भाग नंबर जो 9 है, ये दोनों क्या किए गए, एक एक बार ये दोनों डिलीट कर दिए गए। ये भी डिलीट कर दिया गया, ये भी डिलीट कर दिया गया। क्यों डिलीट किया गया बताते हैं। लेकिन पार्ट नंबर 7 को दोबारा नहीं जोड़ा गया, जबकि पार्ट नंबर 9 को दोबारा जोड़ दिया गया। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दोबारा जोड़ा गया। ठीक, मतलब एक एक बार इन दोनों को हटाया गया था, भाग नंबर 7 को और भाग नंबर 9 को। ठीक है, लेकिन 7 को दोबारा नहीं जोड़ा गया और पार्ट नंबर 9 को दोबारा जोड़ दिया गया। तो बात यह है कि पार्ट नंबर 7 को हटाया क्यों गया? तो पार्ट नंबर 7 को देखो हटाया इसलिए गया क्योंकि भाग नंबर जो 7 है, इसमें देसी रियासतें हुआ करती थी। देसी रियासतों का मतलब क्या था? देसी रियासतों का मतलब जैसे हैदराबाद के निज़ाम है, तो बड़ी बड़ी जो देसी राजे रजवाड़ों वाले जो क्षेत्र थे, रियासतें थीं, वो पार्ट नंबर 7 में रखी गई थी। और हमको पता है कि बाद में भाई, अभी अगर जो आप देखो तो भारत में सिर्फ 2 टाइप के क्षेत्र हैं, एक तो राज्य हैं और दूसरे क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश या यूटी हैं। देसी रियासत तो कोई है नहीं। तो हुआ क्या कि यहाँ पर पार्ट नंबर 7 में देसी रियासतें थीं। अब देसी रियासतें थीं तो शुरू शुरू में वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई सारे देसी राजे रजवाड़ों को मनाओ और भारत को ज्वाइन कराओ। तो हुआ ये कि पटेल साहब जब राजे रजवाड़ों से बात करने गए तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया ज्वाइन कर लो। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इंडिया को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते थे, जैसे कि हैदराबाद के निज़ाम, जैसे कि जूनागढ़ के नवाब, जैसे कि जम्मू कश्मीर के हरी सिंह, ये लोग इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। बहुत सारे और भी लोग थे। अब पटेल को लगा कि इंडिया और पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़े तो बन ही चुके हैं और मुझे तो लगता है कि अब सैकड़ों पाकिस्तान बनेंगे। लेकिन पटेल साहब ने बहुत सूझबूझ भरी नीति अपनाई। उन्होंने देखो राजे रजवाड़ों से कहा कि देखो भाई, अभी जो है तुम्हारे पास टाइम है, और एनसीईआरटी की जब किताब आप पढ़ोगे तो बताऊंगा, अभी हटाया दोबारा जोड़ा गया वो सब बताऊंगा। एनसीईआरटी की किताब है, उसमें बहुत अच्छा एक फिगर दिया है। क्या फिगर दिया है कि पटेल साहब हैं और मतलब वल्लभ भाई पटेल जो है जा रहे हैं और सामने सारे राज्य बैठे हैं, और वल्लभ भाई पटेल के हाथ में, एक हाथ में लाठी है
और एक हाथ में गाजर है। बिल्कुल यही हुआ राज्यों के साथ में, मतलब देसी रियासतों के साथ में। मतलब या तो गाजर खा लो मान जाओ, और गाजर नहीं खाओगे तो लाठी खा लो, लाठी से मानना पड़ेगा। तो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनको गाजर पसंद नहीं आई, तो उनको लाठी खिलाई गई, सिंपल सी बात है। और लाठी खिलाई गई, इसका मतलब ऑपरेशन पोलो, हमारी आर्मी ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन पोलो। उसके बाद हैदराबाद को इंडिया में मिला लिया गया। यही दशा जूनागढ़ के जो नवाब थे उनकी भी थी। आर्मी ने ऑपरेशन हालांकि किया नहीं, करने वाली थी, वो पाकिस्तान भाग गए थे फिर। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता था रियासत। बहुत सारे राजे रजवाड़े गाजर खा के मान गए। गाजर खाने का मतलब क्या था? उन्होंने कहा देखो भाई, चलो हम इंडिया में शामिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पटेल ने कहा ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वल्लभ भाई पटेल जी ने कहा। लेकिन उन्होंने कहा देखो हम इंडिया में शामिल होंगे, लेकिन हमको इतनी पेंशन चाहिए, इतने हाथी चाहिए, इतने घोड़े चाहिए। पटेल ने कहा ठीक है मिल जाएगा। पटेल साहब ने कहा कि सोचा कि यार पहले ये लोग ज्वाइन तो करें इंडिया, बाद में देख लेंगे। तो बात यह है कि उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसको संविधान में लिख के दो भाई, हमको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखो। तो पटेल ने कहा कि यार अभी चलो संविधान में लिख ही देते हैं, बाद में देखा जाएगा जो भी होगा। तो वो जो बड़ी बड़ी देसी राजे रजवाड़े थे उनके लिए एक पार्ट डिजाइन हुआ था, पार्ट नंबर 7। लेकिन हमको बाद में पता है कि आज तो कोई देसी रियासत है ही नहीं, तो वो देसी रियासतें या तो स्टेट बना दिए जाएंगे बाद में, या तो यूटी बना दिए जाएंगे। और इसमें जब कुछ बचा ही नहीं पार्ट 7 में, तो इसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया बाद में। अब भाग नंबर 9 की कहानी सुनो तुम। भाग नंबर 9 में, तो भाग नंबर जो 9 था, तो भाग नंबर 9 में क्या हुआ? भाग नंबर 9 में एक अंडमान निकोबार को रखा गया था, अंडमान एंड निकोबार। उसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर पड़ता है, तो अंडमान निकोबार को रखा गया था भाग नंबर 9 में। और एक लाइन और लिखी थी यहाँ पर, यदि भारत बाद में कोई क्षेत्र जीतता है, अगर जो भारत कोई क्षेत्र जीत जाए, तो जो जीता हुआ भाग यहाँ पर आएगा, मतलब जीता हुआ क्षेत्र पार्ट नंबर 9 में रखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने जीता तो है ही नहीं आज़ादी के बाद, गंवाया जरूर है कुछ बहुत। जैसे कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के पास कश्मीर का कुछ भाग है। अक्साई चीन, चाइना के पास हमारा कुछ भाग है। तो गंवाया तो है, हमने जीता तो है नहीं। तो दूसरे जो क्षेत्र है वो यहाँ पर आए ही नहीं। और अंडमान निकोबार जो था उसको भी पार्ट नंबर 9 से निकाल कर यूटी बना दिया गया, ये भी खाली हो गया, इसको भी डिलीट कर दिया गया पार्ट नंबर 9 को। लेकिन भाग नंबर 9 को क्या किया गया, फिर से जोड़ दिया गया। और फिर से जोड़ के अभी हम देखेंगे कि इसमें पंचायतों को लिख दिया गया। भाग नंबर 9 को फिर से जोड़ा गया और इसमें क्या लिख दिया गया, पंचायतों को लिख दिया गया। ठीक है। किसी ने पूछा है कि ये दोनों जो पार्ट हैं ये डिलीट कब किए गए, तो मैं आपको बता दूं, पार्ट नंबर 7 और 9 ये दोनों जो डिलीट किए गए थे, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, डिलीटेड बाई। तो डिलीटेड बाय कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो डिलीटेड बाय 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 7वां संविधान में संशोधन किया गया था। कब? 1956 में किया गया था, उसके द्वारा ये डिलीट किए गए थे। और दोबारा ये जो भाग नंबर 9 जोड़ा गया है, तो दोबारा भाग नंबर 9 जो ये जोड़ा गया है, यहाँ पर मैं लिख दूँ, कोई प्रॉब्लम? तो दोबारा भाग नंबर जो 9 ये जुड़ा है, तो ये जो दोबारा भाग नंबर 9 जोड़ा गया है, इसको भी किसी न किसी अमेंडमेंट से जोड़ा गया होगा। हमेशा कोई चीज़ जुड़ेगी घटेगी तो कोई ना कोई अमेंडमेंट होगा। तो एक बार देखो इसको कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया है, तो इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया। कॉन्स्टिट्यूशनल और अमेंडमेंट एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट। और ये अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। इसको भाग नंबर 9 को जोड़ा गया। अभी आगे इसकी कहानी आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जरा, ये बार बार ये कहानी आएगी कि इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया, इस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा घटाया गया। तो हमेशा अब मैं शॉर्ट में लिखना शुरू करूँगा, क्योंकि फिर अब पता लगे नेक्स्ट क्लास लूँगा, तुम्हारे दिमाग में आएगा ये क्या लिख दिया। तो अभी से देख लो, हाँ बहुत बढ़िया, तुमने शॉर्ट में लिख भी दिया है अर्पित शर्मा। तो मैं हमेशा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जैसे ये 73वां है ना, तो इसको मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ कि 73rd लिखा और कॉन्स्टिट्यूशनल का सी उठा लिया, ठीक है, अमेंडमेंट का एम उठा लेता हूँ मैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एक्ट का ए उठा लेता हूँ ऐसे, CAMA, और इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूँ।
क्लियर है? तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मैं CAMA लिखूंगा, आगे से ध्यान रखना। क्लियर है? तो इतनी आपको बात क्लियर हो गई। अब जरा देख लो भाई, तो भाग नंबर 6 के बाद भाग नंबर जो 7 है, भाग नंबर 6 के बाद जो यहाँ पर भाग नंबर 7 है वो गायब है। गायब का मतलब अब नहीं है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो भाग नंबर 7 है यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन वो अभी डिलीट है। ये वाला भाग क्या कर दिया गया है? भाग नंबर 7 डिलीट है। क्या है? ये डिलीट है, और मैंने कहानी आपको समझा दी। भाग नंबर 6 के बाद 7 डिलीट है। 8वां देखो क्या है, 8वें में है यूटी। तो यूटी का मतलब ये है कि जो 8 यूटी हैं अपने यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में सारा कुछ आपको इन्हीं भाग नंबर 8 में कितने से कितने आर्टिकल तक मिलेगा? 239 से 242। अब देखो बीच वाला एक आर्टिकल गायब है, 237 के बाद 238 नहीं है, क्योंकि 238 वाला आर्टिकल है ही नहीं, क्योंकि वो 7वें भाग में था, तो 238 वाला आर्टिकल ही गायब है। 239 से 242 मतलब यूटी के बारे में कुछ है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, ये सारी जो यूटी है इनके बारे में कुछ आएगा, उनके बारे में सब कुछ किन आर्टिकल्स में होगा? 239 से 242। क्लियर? अब देखो पार्ट नंबर 9 मैंने कहा था क्या था कि पार्ट नंबर 9 को फिर से क्या किया गया है? जोड़ा गया है। एक बार हटाया गया, एक बार जोड़ा गया। और मैंने अभी आपको लिखा था कि कौन से नंबर के अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूंगा। यहाँ पर देखो मैंने लिखा 73rd, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक्ट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1992, इसके द्वारा जोड़ा गया और पंचायतों को जोड़ा गया इसमें। दूसरी बात, ये जो ये पहले भाग नंबर 9 था उसमें एक ही आर्टिकल यार था, 233 ही था। तो इसको जब जोड़ा गया तो अब प्रॉब्लम हो गई। इसमें चीज़ें बहुत लिखनी है कि गांव की जो पंचायतें हैं उनका चुनाव कौन करवाएगा, इलेक्शन कैसे होगा, पैसा कैसे जाएगा, बहुत कुछ लिखना है। अब एक ही आर्टिकल था 243, तो इसमें आर्टिकल्स ऐड किए गए, और 243, 243A, 243B, 243C, D, E, F, G, H, I, J कहाँ तक है? O तक हैं। इसमें इतने आर्टिकल जोड़ दिए गए, सब कुछ पंचायतों के बारे में इसमें लिख दिया गया है। क्लियर? उसके बाद देखो तो 243 से 243O इसमें है। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, कहाँ पर, और साथ साथ में मैं इस वाले भाग पर भी लिख दूँ जिसमें थोड़ा सा नोट्स भी आपका सही बन जाए। ये भाग नंबर 4A, तो पीछे जो हम लोग पढ़ के आए हैं पार्ट नंबर 4A, एक बार बताना ये कौन से अमेंडमेंट के द्वारा पार्ट नंबर 4A को ऐड किया गया था? तो यहाँ पर लिखना 42nd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये 42वां संविधान संशोधन किया कब गया था? तो 1976, इसके द्वारा ये एडेड है पार्ट नंबर 4A। क्लियर? ठीक है, तो ठीक है, तो भाग नंबर 9 तो देखो हमने पढ़ लिया। पार्ट नंबर 9 ये हो गया, ठीक है, पंचायत। और पंचायतों के बाद में जो एक फिर से भाग जोड़ा गया, भाग नंबर 9A, और भाग नंबर 9A को जो जोड़ा गया तो इसके लिए कौन सा अमेंडमेंट? 74वां संविधान संशोधन, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये वाला भी कब? 1992 में। मतलब 1992 में 9 भी जोड़ा गया और 9A भी जोड़ा गया। तो शहरों का शासन नगर पालिकाएं चलाती हैं, तो नगर पालिकाओं के लिए पार्ट नंबर 9A है। और इसमें आर्टिकल देखो, O तक आर्टिकल तो वहीं पर है, 243O तक पंचायतों में। अब नगर पालिकाओं के लिए ये वाला भाग जोड़ा गया, तो O के आगे से शुरू हो जाओ। O के बाद क्या आता है? PQRSTUVWXYZ, चीज़ें और लिखनी है यार अभी। तो ZA, ZB, ZC, और कहाँ तक है? ZG तक हैं ये, P से ZG तक, 243G तक। तो सब कुछ नगर पालिकाओं के लिए यहाँ पर है। उसके बाद फिर से देखो ये वाला पार्ट जोड़ा गया 9B, ये भी एडेड है, बाद में ही ऐड हुआ है। और ये वाला जो 9B एडेड है, ये कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो 9 है ये किस अमेंडमेंट से ऐड हुआ है? तो 92nd, 92वें नंबर का संविधान में संशोधन किया गया था, और ये 2011 में किया गया था। तो 92nd नंबर का संविधान में संशोधन 2011 में हुआ। इसके जरिए 9B भाग जोड़ा गया। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समितियां इसका टाइटल है, ये तो ठीक है, लेकिन सहकारी समितियां क्या होती हैं वो अभी बताता हूँ। लेकिन पहले आर्टिकल देखो, ZG तक तो यहीं पर कवर कर लिए, जोड़ दिए। अब जी के आगे शुरू हो तो ZG के बाद ZH
और जेड एच से लेकर कहाँ तक, जेड टी तक है। ठीक है, तो जेड टी तक यहाँ पर हमने जोड़ लिया सहकारी समितियाँ। अब सहकारी समितियाँ देखो होती क्या हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, तो गांव के लेवल पर जो लोग ग्रुप बनाते हैं उन ग्रुप्स को हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, सहकारी समितियाँ। थोड़ा सा और मैं इसको रिफाइन करके आपको मैं समझा दूँ तो हाँ ठीक है। और देखो जैसे कि गांव में, जैसे कि ये है जैसे कि ये एक गांव है, ठीक। अब ये एक गांव है और मान लेते हैं कि इसमें कोई एक क्षेत्र है, ठीक। अब एक क्षेत्र है और इसमें हम मान लेते हैं एक ही खेत है, और इस खेत में क्या है कि एक ये किसान है और अपने खेत में जो है आलू उगाता है। ये किसान सोचता है कि अपने जो आलू हैं वो हम किसी ऐसी कंपनी को बेच दें जो चिप्स बनाती है, ठीक है, जो चिप्स बनाती है उस कंपनी को हम बेच देते हैं अपने आलू। तो ये कहता है कंपनी के पास जाता है कि यार मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, अनुबंध कर लो, मैं आपको आलू दे दूंगा, क्योंकि बीच से मीडिएटर सारे गायब हो जाएंगे, तो भाई मेरे को भी फ़ायदा है, तुमको भी फ़ायदा है। लेकिन चिप्स बनाने वाली कंपनी ये कहती है हमको बहुत ज़्यादा माल चाहिए, उतना आप नहीं दे पाओगे, तो फाइनली कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं पाता है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर ये लौट के आता है, और लौट के जब आता है तो आस-पास के जो किसान हैं, आस-पास के जो खेत हैं, उन किसानों से बात करता है, यार मिल के आओ आलू उगाते हैं, और फिर वो सारे आलू मिल के हम लोग बेच देंगे चिप्स कंपनी वाले को। अब सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई विकास शर्मा जी? इससे अच्छे से तो मैं समझा भी नहीं सकता। एक बार अगर जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पीछे करके देख लेना। वास्तव में मैं बता रहा हूँ कि इससे अच्छे से, मतलब कैसे, मेरे को तो समझ नहीं आता। तो थोड़ा-सा अगर जहाँ से नहीं समझ में आया या क्लास कुछ स्किप हो गई तो देख लेना, तब आपको समझ आएगा। या एग्ज़ैक्ट लिखो कि क्या नहीं समझ आया, तो मैं वो बताऊँ। तो हम लोग देखो यहाँ पर थे, तो ये क्या करा कि ये पूरे जिन-जिन जौन-जौन किसानों के खेत थे उनका सबका ग्रुप बनाया, और इनके पास गया इस बार ग्रुप बना के कि भाई तुमको जितना माल चाहिए, चिप्स बनाने वाली कंपनी से कहा उतना माल देंगे, लेकिन हमसे अनुबंध कर लो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो। चिप्स बनाने वाली कंपनी ने कहा कि नहीं भाई, हम आपसे अनुबंध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको आपको भरोसा नहीं है आप पर, कि पता लगे आप ना उगाओ आलू तो हमारी तो कंपनी डूब जाएगी, तो भरोसा नहीं है। तो ये पूरा ग्रुप क्या होता है, ये गवर्नमेंट के पास जाता है, सरकार के पास जाता है, और कहता है कि यार हम पे तो कोई भरोसा ही नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट ने देखो क्या किया है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया है जिसका नाम है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कानून बनाया है। जैसे कि आप कोई कंपनी बनाते हो, उसको कंपनी कानून के तहत रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, तब आपकी कंपनी ऑफिशियल कंपनी बनती है। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या कोऑपरेटिव सहकारी समिति अधिनियम बनाया है। उस सहकारी समिति अधिनियम के तहत ये ग्रुप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेगा, और अब ये एक ऑथेंटिक ग्रुप बन गया है, क्योंकि ये रजिस्टर्ड हो गया है, ऑफिशियल ग्रुप बन गया है, और इस ग्रुप को बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर जो ऑफिशियल ग्रुप बन गया है, अब ये लोग ये प्रमाण पत्र लेके जाएंगे और आराम से इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, अनुबंध हो जाएगा, क्योंकि ऑफिशियल ग्रुप बन गया है। तो गांव के लेवल पर जो साझा हितों के लिए, साझा इंटरेस्ट के लिए लोग जो ग्रुप बना लेते हैं उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। क्योंकि गांव के लेवल पर अगर जो कंपनी बनाओगे तो बहुत तामझाम होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये वो जीएसटी सब कुछ करना पड़ेगा, गांव के लोग उतना समझ नहीं पाएंगे। तो गांव के लेवल पर जो सबसे इजी टाइप की कंपनी होती है उसको क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति। अमूल डेयरी सबसे फेमस एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, सहकारी समिति का। क्लियर है? तो ये सहकारी समितियों से संबंधित कहाँ पर है, इतने से आर्टिकल में है, और पार्ट नंबर 9B तक हम लोग आज रखेंगे क्लास, और नेक्स्ट डे जब आऊँगा तो ये सारे के सारे पार्ट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो किसने मैसेज किया था, विकास शर्मा जी? हाँ, कौन का समझ आ रहा है सर? यार देखो सच बताऊँ तो अब मैं क्या ही यार बोलूँ आपसे, मतलब इतना इजी वे से, मतलब इससे ईजी से कैसे मतलब समझाया जा सकता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। लेकिन फ़िलहाल अगर जो किसी ख़ास एक दिक्कत, जैसे कि समझ नहीं आ रहा, तो ये बहुत ब्रॉड वर्ड है, तो हमेशा ये लिखा करो कि क्या नहीं समझ में आ रहा। पार्ट नंबर 9 समझ में नहीं आया, आपकी राइटिंग समझ में नहीं आई, आप मोटा लिख दिए, या ये जो बता के गए हैं ये एग्जैक्ट नहीं समझ में आया, तो मैं उसको हिंट करके आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, समिति में डिफरेंस वो मैं बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में।
ठीक। और देखो मैं ये भी कर सकता था, मैं बार बार कह रहा हूँ, रटवाना होता मैं 10 मिनट में ये पार्ट रटवा के निकल जाऊं, लेकिन उससे आपका फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रटने वाला नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट बनाओ और जीवन पर्यंत आपके दिमाग में रहेगा, कोई भी एग्जाम दो जाके। ठीक है। तो अभी बस और सिलेबस कंप्लीट करवाने की हमारी जिम्मेदारी है, और जिन लोगों को इजी लगे वो थोड़ा सा फास्ट देख लें। ठीक है। जिन लोगों को अगर जो थोड़ा सा कहीं पर मतलब लग रहा है कि नहीं समझ आया, तुरंत बैक करके देख लो। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं हूं आपके साथ में, प्रॉब्लम मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।